Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. I welcome you all in lecture number 14 of Project Management Software Applications. The course code for this subject is PRM 705. Let's have a recap of what we studied in our last lecture. And these are the topics which we studied in last lecture. Changing time scale. First of all, we discussed that how to change the time scale on the Gantt chart, how you can zoom in and zoom out, how many tiers are there for this time scale, what is the purpose of the top tier, what is the purpose of middle tier, what is the purpose of bottom tier, and then which tier you can hide, and if there are only two tiers, then it will be only middle tier and the bottom tier. We also discussed that the unit on the upper tier must be bigger than the unit on the lower tier. We discussed diagrammatically that how the tiers are distributed. इसमें हम लोगों ने थोड़ी सी बातचीत ये भी की थी स्टूडेंट्स के किस तरह से टाइम स्केल को आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है. जब टाइम स्केल आवर्स पे होगा तो आपकी लाइंस किस तरह से बहुत ग्रो कर जाएंगी. जब आपका टाइम स्केल मंथ्स में या वीक्स में होगा तो किस तरह से आपकी जो बार्स हैं वो इन कंट्रोल आ जाएंगी. यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह से आप अपना पूरा प्रोजेक्ट प्लान जितना फ्रेम आपके पास गैंट चार्ट का स्क्रीन में नज़र आ रहा है उसके अंदर कन्फाइन कर सकते हैं. सो वी डिस्कस दिस थिंग एज वेल. And then the next thing which we studied was the grid lines. And on the grid lines हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि आपका जो स्क्रीन नॉर्मली जो आपकी LCD है वो बनती किस तरह से है. हम लोगों ने रिलेट किया कि किस तरह से ग्रिड बनता है, किस तरह से उस पर लिखा जाता है और किस तरह से ग्रिड, किस तरह से रेजोल्यूशन हाई और लो से पिक्चर क्वालिटी रिफाइन की होती है. थोड़ी सी एग्जांपल इसकी लेते हुए फिर हम लोगों ने ये डिस्कस किया स्टूडेंट्स कि जो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का जो एनवायरनमेंट है इसमें भी ग्रिड मौजूद है बैकएंड पे, बट वो ग्रिड हिडन है, वो ग्रिड आपको शो नहीं हो रहा, वो ग्रिड हाईलाइटेड नहीं है. यहाँ पे हम लोगों ने ये बात दी कि ग्रिड लाइंस अगर आप शो करवाना चाहें तो आपके पास ऑप्शन है कि आप जाके कोई भी ग्रिड लाइन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट. एंड हेयर वी सॉ दैट वी कैन ड्रॉप ग्रिड लाइन एट द प्रोजेक्ट स्टार्ट, ऑन द करंट डेट, ऑन द स्टेटस डेट एंड एट द फिनिश डेट एज वेल. There are lots of many other options, lots of many other places where you can drop this line, but the issue is that you have got such few limited options, but those lines must be useful to you as in certain manners. So then we discussed formatting summary bar. इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि summary bar होता क्या है. We discussed कि summary bar जो है वो आपकी जो तमाम नॉर्मल बार्स हैं उसका एक फेज या उसका प्रोजेक्ट जो उसको इनकैम्पस कर रहा होता है उसके टॉप पे जो बार बनती है विच इज़ इन डार्क ग्रे कलर, यू कॉल इट एज समरी बार. यहाँ पे फिर हम लोगों ने उस समरी बार को मॉडिफाई करना, उसकी फॉर्मेटिंग करना कि उसका कोई कलर चेंज कैसे किया जा सकता है, उसके स्टार्ट में और एंड पे कोई डिफरेंट चीज़ कैसे शो करवाई जा सकती है और उसको किस तरह से आप उसके ऊपर टेक्स्ट लिखवा सकते हैं, उसके टॉप पे, बॉटम में, लेफ्ट, राइट या इनसाइड दैट स्पेसिफिक लाइन. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने उसके बाद बात की कुछ के उस बार स्टाइल्स को फॉर्मेट करने के बारे में, और हमने देखा कि पहले जो हम काम कर रहे थे, जो हमारे सेकंड लास्ट लेक्चर में हमने काम किया था, उसमें तो ये किया था कि जिस स्पेसिफिक टास्क को सिलेक्ट करेंगे उसकी बार की फॉर्मेटिंग चेंज होगी, उसका कलर चेंज होगा, उसके अगेंस्ट टेक्स्ट की प्लेसिंग चेंज होगी, उसके अगेंस्ट टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चेंज होगी. बट यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि अगर हम किसी एक टाइप की कंप्लीट उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहें
तो वो हम कैसे कर सकते हैं। और इस डायलॉग बॉक्स पे जब हम बार स्टाइल के डायलॉग बॉक्स पे आए तो हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस थी और इन तमाम ऑप्शंस को किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि आपकी जितनी बार स्टाइल के डायलॉग बॉक्स में शो हो रही थी, उन तमाम का कलर और उनका स्टाइल आपकी प्रिंटिंग के दौरान आपके लेजेंड में शो हो रहा होता है। एट द बॉटम ऑफ योर पेज देयर इज लेजेंड, और उस लेजेंड में हर बार स्टाइल जो है उसका एक डिस्प्ले आ रहा होता है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर कोई ऐसी बार है जो कि आपके प्लान में यूज़ नहीं हो रही बहुत ज़्यादा, और आप उस बार को लेजेंड में शो नहीं करना चाहते बिकॉज यू हैव गॉट वेरी प्रीशियस स्पेस इन योर विंडो और ऑन योर पेपर, और आप उसको वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं यार ठीक है, मुझे यहाँ पे ये लेजेंड में शो मत करो। उसको शो ना करने का तरीका ये है कि इन बार स्टाइल्स जहाँ पे बार का नाम लिखा हुआ आ रहा है उससे पहले एक स्टैरिक लगा दीजिए। अभी जब हम जाएंगे ऑन योर हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट है, तो ये वाली टिप जो मैंने आपको बताई है इसको मैं अप्लाई करके आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से लेजेंड से आपने ख़त्म करना है किसी स्पेसिफिक बार को। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द क्रिटिकल पाथ ऑन द बार्स, कि हम लोग बार पे किस तरह से क्रिटिकल पाथ को शो कर सकते हैं, और हमने देखा कि हम लोग जस्ट एक क्रिटिकल पाथ का चेक बॉक्स था, उसको जब चेक करते हैं तो हमारे पास वो तमाम बार्स जो कि क्रिटिकल पाथ पे हैं दे आर ट्रांसफॉर्म टू रेड। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट प्रिंटिंग, कि किस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं प्लान को, और किस तरह से हम अपने प्लान को अगर किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन में, अगर किसी एक स्पेसिफिक स्टार्ट डेट और एंड डेट तक अगर हम प्रिंट करना चाहें तो हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू today's outline, that what is included in today's lecture. Let's see, in our today's lecture we will discuss about handshaking with Microsoft Excel, कि जो हमारा Microsoft प्रोजेक्ट है ये किस तरह से Microsoft Excel के साथ हैंडशेक करता है, और इस बारे में हम बड़ी डिटेल से बात करेंगे। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ इंसर्टिंग द कस्टमाइज्ड कॉलम, कि हम लोग अपनी कुछ कॉलम्स तो आपको दिए हुए उन्होंने, कुछ कॉलम्स जो हैं वो तो आपको आराम से मिल जाएंगे, बट कोई ऐसा डाटा है जो कि आप डालना चाहते हैं और उसके अगेंस्ट कोई कॉलम अवेलेबल नहीं है, तो वो आप किस तरह से करेंगे, वो किस किस टाइप के कॉलम्स हो सकते हैं और उनको इंसर्ट करने का तरीकाकार क्या है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ इंडिकेटर्स कॉलम। दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ कॉलम जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसका पर्पस क्या है, इसको किस तरह से ऐड किया जाता है, और वो कौन कौन से सिनेरियोज हैं व्हेन यू शुड चूज यूजिंग दिस इंडिकेटर कॉलम। स्टूडेंट्स, क्रिएटिंग WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पे बहुत लंबी चौड़ी बात की थी और बहुत इसकी तमाम इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी मकासद को हमने देखा था। Today we will discuss that how you will create your WBS on the Microsoft project, and then after that how you will allocate the codes to this WBS which you have created. What will be the codes and how you can assign them. Students, let's start our lecture and let's discuss the first topic. Students, one advantage to Microsoft project over the Primavera is that it can communicate with the other applications of Microsoft very easily. Now this is one thing which is not available in many other software applications, but in this project management application which is Microsoft project, you are allowed, you can do it that your both softwares can communicate with each other. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि whenever you go to some interview, और इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाता है कि why and if you are pro Microsoft project and you want to advocate this point that why to use Microsoft project, you can tell this thing that
Microsoft project can communicate to other Microsoft applications very easily, and this will provide you with an integrated environment of working on project management. So बड़ी solid reason आपके पास है. Next question could be that why we may need to communicate with Microsoft Excel. And when someone asks you about this thing, that why you have to communicate with the Microsoft Excel, you may tell them that Microsoft Excel is one of very excellent calculation tools provided by Microsoft. Secondly, it is very widely used in the offices. Number 3, most of the offices are performing their calculations and their daily routine tasks on the Microsoft Excel. Now, if you want to relate that Excel sheet with the Microsoft project, then Microsoft project is only the best tool to use. Now, let's see how to link both and what could be possible scenario of using. Students, there could be many scenarios in which you can choose to use this Microsoft Excel and Microsoft project communication. For example, if there is an activity on your Microsoft project, which is the duration of which is being calculated by some other place. For example, that if there is a formula that 10 concrete bags will be used for 100 square feet concrete. Now, in Microsoft Excel, some engineer has mentioned this thing that 10 cement bags will be used for 100 feet of concrete. Now, when you are working on your Microsoft project, you have to get that number from Microsoft Excel, so that the calculation of the resources are made dynamically. And if the civil engineer changes the ratio, that same thing is replicated over here in Microsoft project. देखिए, इसका एक और एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास एक एक्टिविटी है, सपोज कॉमसैट्स ने कि में कॉन्वोकेशन हेल्ड होना है. नाउ कॉन्वोकेशन के हेल्ड होने का प्रोजेक्ट मैनेजर आपको बना दिया गया है और आपको कहा गया है कि आप इस प्रोजेक्ट को प्लान करें. नाउ स्टूडेंट्स, जब आप इस प्रोजेक्ट को प्लान करने लगेंगे तो उसमें एक एक्टिविटी आएगी, टेलरिंग ऑफ द कॉन्वोकेशन सूट्स और गाउन्स. जो आपके गाउन्स या जो सूट्स हैं उनकी स्टिचिंग या उसकी टेलरिंग जो है वो एक एक्टिविटी है. Now you need to enter duration for this activity. That could be 10 days, 5 days, 20 days, what it could be. Now this is directly related to the number of participants who are willing to participate in the convocation. जितने लोग कॉन्वोकेशन में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, वो तमाम लोगों के जितने ड्रेस होगा उससे हमें टोटल क्वांटिटी मिलेगी. और वो टोटल क्वांटिटी जो है वो कोई फार्मूला लगेगा जितना हमारा टेलर स्टिच कर सकता है पर डे, तो हमें पता लगेगा कि इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन कितना निकलेगा. सो हम लोगों ने कहा, और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पड़ी है, कितने लोग आ रहे हैं, ये कॉन्वोकेशन रजिस्ट्रेशन वालों के पास पड़ी है. सपोज वो अपनी एक्सेल शीट में कोई डाटा डाल रहे हैं, जो बंदा रजिस्टर होता है वो उसमें एक एंट्री डाल देते हैं उसकी, और एंड पे उसका सम देख रहे हैं. अगर 100 लोग आ रहे हैं और टेलर जो है वो एक दिन में 10 गाउन स्टिच कर सकता है, तो टोटल 10 डेज लगेंगे इस एक्टिविटी में. अगर आपके 1000 लोग आ रहे हैं तो 100 दिन लग जाएंगे. सो इस तरह से ड्यूरेशन जो है वो डिपेंड कर रहा है ऑन नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस पे, और रजिस्ट्रेशंस अभी हो रही हैं. सो आप यहाँ पे ड्यूरेशन किस तरह से डालेंगे, तो इधर आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि आप उस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ कम्युनिकेट करें और उस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में से जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को उठाएं और यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दें. सो लेट्स सी कि ये काम किस तरह से किया जाता है. लेट्स कम टू आवर स्लाइड्स. सपोज कीजिए कि आपके पास, आप ये कीजिए अपनी सारी एक्टिविटीज़ को कॉपी कर लें. सपोज आपकी सारी एक्टिविटीज़ का ड्यूरेशन डायनामिकली कैलकुलेट होना है.
तो व्हाट यू विल डू कि आपने अपनी तमाम की तमाम एक्टिविटीज जो हैं उन्हें सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके आपने उन्हें कॉपी कर लिया। स्टूडेंट्स, इन एक्टिविटीज को जब आपने सेलेक्ट करके कॉपी किया, कॉपी करके आप एक्सेल में आ गए और एक्सेल में आके आपने वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज एक्सेल शीट में पेस्ट कर दी। नाउ दीज आर ऑल एक्टिविटीज जो आपके माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में थी, उनको आप उठा के आपने यहाँ पेस्ट कर दिया। इनमें से सपोज करें सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट है हमारी एक एक्टिविटी है टेस्ट केसेस डेवलपमेंट की। नाउ टेस्ट केसेस क्या होता है कि किसी चीज को किस किस तरह से टेस्ट किया जाएगा। सपोज करें हम कहते हैं कि हम एक दिन में 10 टेस्ट केसेस से ऊपर नहीं डेवलप कर सकते, तो अगर हमने टोटल 300 टेस्ट केस डेवलप करने हैं तो हमारा एक दिन में 10 डेवलप होते हैं, तो हम क्या करते हैं 300 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू 30 एंड 30 इज रिफ्लेक्टेड ओवर हियर। सो आपने क्या किया, एक्सेल में फॉर्मूला लगा दिया और यहां से आपने ड्यूरेशन कैलकुलेट कर लिया ऑफ व्हाट, ड्यूरेशन ऑफ डेवलपिंग 300 टेस्ट केसेस। नाउ ये जो ड्यूरेशन है, आप चाहते हैं कि ये ड्यूरेशन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में आ जाए 30, और कल अगर कोई यहां पे इसको 30 को 300 को 350 करे तो ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी। जैसे ही वैल्यू अपडेट हो जाएगी, आपके प्रोजेक्ट प्लान में भी ये वैल्यू जाके अपडेट हो जानी चाहिए। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, दिस इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट्स का इंटर रिलेशनशिप। उसका ये बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके, हमने यहां पेस्ट किया, यहां पे 300 लिख दिया, 10 लिख दिया, आगे 30 कैलकुलेट आ गया। अब इस 30 को हमने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में कैसे लेके जाना है, पहले स्क्रीन पे देख लेते हैं, उसके बाद इस चीज को अप्लाई करके देख लेंगे। यहां पे आपने इस सेल को कॉपी कर लिया, ये देखिए 30 का सेल जो था आपने उस पर क्लिक किया और क्लिक करके आपने कॉपी प्रेस कर दिया। नाउ आपका ये सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से, ये जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है, ये एक्सेल की शीट है, एक्सेल से ये कॉपी हुआ और कॉपी होके हम आ गए माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में, वहां से कॉपी किया, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में आ गए। नाउ माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में हमारे पास एक ऑप्शन आता है, सपोज कीजिए मैंने उसको इस जगह पे पेस्ट करना है, ये इस एक्टिविटी अगेंस्ट पेस्ट करना है। मैंने यहां पे क्लिक किया, इस चीज को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके एडिट में मेरे पास ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल का, या मैं यहां पे राइट क्लिक करूं अगर, तो देन भी मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा पेस्ट स्पेशल का। नाउ याद रखिए कि हम वी आर नॉट नॉर्मल पेस्टिंग, अगर हम नॉर्मल पेस्ट कर देंगे तो 30 सिंपल उठ के यहां पे आ जाएगा, लेकिन जब 30 वहां चेंज होगा, यहां पे चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सो बट यू वांट कि डायनामिक अपडेशन हो, so what you will do that you will not paste it in a normal way, you will paste it as a special item. Now you will paste special, click this option and it will show you this dialog box. This dialog box has got two options over here. You have to select this one, paste link. Now in fact you are linking Microsoft Excel with the Microsoft project on that specific cell. So what you will select over here is paste link. Once you will select paste link, it will show you all these options. Now amongst these options you will select text data. This is, if it is not readable, text data, which is this one. You will select text data. Now you want to paste link and you want that link to display the text data on your Microsoft project. Once done, you will click OK over here.
you click OK, your link will be created. Okay, now you can do this same thing in other way as well. ये तो हमने किया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से हम डाटा लेके आए और यहां पे लाके हमने पेस्ट किया, मगर आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का डाटा डायनामिकली वहां शो होता जाए। सपोज कीजिए कि आपके प्रोजेक्ट का पर डे के हिसाब से आपने किसी कंपनी को पे करना है। सपोज कीजिए कि अगर प्रोजेक्ट होगा 10 दिन का, तो यू हैव टू पे अ कमीशन ऑफ लाइक $10 पर डे, $100 आपने किसी थर्ड पार्टी को पे करना है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑफ द प्रोजेक्ट। सो नाउ व्हाट यू कैन डू कि आपका प्रोजेक्ट का जो टोटल ड्यूरेशन है वो तो आपकी प्लानिंग के साथ साथ मॉडिफाई होता जा रहा है, और वो किसी कॉस्टिंग शीट में, किसी एक्सेल की कॉस्ट शीट में यूज हो रहा है। सो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहां से टोटल ड्यूरेशन को कॉपी करें और एक्सेल में जाके पेस्ट कर दें, तो ये ड्यूरेशन आपके पास ये लिंक हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के साथ, और ये डायनेमिकली अपडेट होना शुरू हो जाएगा एक्सेल में। तो ये जो कैलकुलेशन है डॉलर्स की, ये भी डायनेमिकली होना शुरू हो जाएगी। दैट डायनेमिकली जितने दिन बढ़ते जाएंगे उतने यहां पे अमाउंट बढ़ती जाएगी, जितने दिन कम होते जाएंगे उतनी अमाउंट यहां कम होती जाएगी। सो ये एक्सेल शीट ऑटोमेट कर दिया आपने जस्ट यूजिंग दिस वन फीचर। इस चीज को अभी हम लोग करके देख लेंगे, और जब आप इस तरह से करेंगे, आप माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट से सेल कॉपी करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का सपोज आपने ये सेल वहां लेके जाना है, तो आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी सेल, और कॉपी सेल करने के बाद इस सेल को आप जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेस्ट स्पेशल करेंगे, और अगेन यहां पे पेस्ट लिंक सेलेक्ट करेंगे, और इसमें आप क्या सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट। आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर देंगे सो दैट कि ये डाटा आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिफ्लेक्ट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आपको आई होप कि इस फीचर की स्ट्रेंथ का अंदाजा हो गया होगा। अभी थोड़ी देर में जब हम लोग इसको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट पे जाके अप्लाई करके देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये चीज बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। हम लोग एक दो फीचर्स और देख लेते हैं, फिर हम इनको जाके वंस फॉर ऑल माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में अप्लाई कर लेंगे। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट थिंग ओवर हेयर इज इंसर्टिंग अ कस्टमाइज्ड कॉलम। आप देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ने आपको बहुत सारे अलाउ कर दिए, बहुत सारे कॉलम्स दे दिए जिनको आप शो एंड हाइड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलम्स दे दिए जिनको आप शो हाइड कर सकते हैं, मगर कोई ऐसा कॉलम आ गया जो कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में अवेलेबल नहीं है। सपोज कीजिए आप कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल मैनेजर, हर एक्टिविटी आगे आप लिखना चाहते हैं कि मेरा रिस्पॉन्सिबल मैनेजर ये होगा या रिस्पॉन्सिबल पर्सन ये होगा। काम तो सब कर रहे होंगे, लेकिन उस एक्टिविटी का रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा। सो यू कैन चेक कि उस एक्टिविटी का रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा, और ये कॉलम आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट अलाउ नहीं करता या उसने बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड नहीं किया हुआ, तो इसको आप किस तरह से यूज करेंगे, किस तरह से आप इस कॉलम को जाके इंसर्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हाट यू विल डू इज दैट you will go to your Microsoft project. On the format tab of your ribbon, there is an option of custom fields. Now this is a customized field, so you will click custom field option over there. When you will click custom field option over there, आपके पास ये dialog box open हो जाएगा, which is being shown on your right side of the screen. So if you have a look at this screen, you will see certain options. Let's discuss every option, that what is the purpose of that specific option. Students, when using a customized field, there will be option of task, resource, कि आप जो फील्ड ऐड कर रहे हैं वो टास्क के टेबल में शो होनी है, टास्क की फील्ड है या रिसोर्स की फील्ड है, किसकी फील्ड है जो आप ऐड कर रहे हैं। तो आप कहते हैं यार कि ये जो फील्ड है
ये प्राइमरीली मेरी टास्क की फील्ड है, मैं टास्क टेबल में ऐड करना चाहता हूँ और टास्क के साथ लिंकिंग करना चाहता हूँ इसकी, इसलिए ये टास्क फील्ड है। आपने कहा ठीक है ये टास्क फील्ड है, आपने यहाँ पे टास्क को सेलेक्ट कर दिया। स्टूडेंट जब एक बात मैं बताता चलूँ कि चेक बॉक्स की हमने बात की थी कि चेक बॉक्स की दो स्टेट्स होती हैं, दिस इज अनचेक्ड एंड दिस इज चेक्ड। इसी तरह से रेडियो बटन की दो स्टेट्स होती हैं, एट अ टाइम एक रेडियो बटन सिलेक्टेड हो सकता है जिस तरह से ये सिलेक्टेड है। सो आपके आप एट अ टाइम या टास्क या रिसोर्स का फील्ड ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद ये आपसे पूछता है कि जो फील्ड आप ऐड करने जा रहे हैं उसका टाइप क्या है। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ रहे होंगे, हम देख लेते हैं कि वो टास्क है, वो नंबर है, वो क्या है, कोई बूलियन है, किस तरह का है, जो डाटा आप शो करना चाहते हैं वो किस तरह का है। ना हम जो डाटा शो करना चाहते हैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वो सिंपली एक नाम होगा किसी का, टेक्स्ट डाटा होगा, सिंपल टेक्स्ट होगा, वसीम इरशाद, मोहम्मद अली, उमर याकूब, वो कोई भी टेक्स्ट हो सकता है। सो हम लोगों ने कहा कि दिस विल बी ऑफ टेक्स्ट टाइप फील्ड। जैसे ही आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे ये देखिए टेक्स्ट की बहुत सारी फील्ड्स आ गई, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, टेक्स्ट 4, टेक्स्ट 5 एंड सो ऑन। ये फील्ड्स माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ने आपके लिए बना के छोड़ दी हैं, उन्होंने आपके लिए बना के रख दी हैं कि आप इनमें से किसी फील्ड को अगर आपको इस्तेमाल में लाने की ज़रूरत पड़े तो आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ने आपको कहा कि ये तमाम फील्ड जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और ये खाली फील्ड्स हैं, इनको आप अपनी मर्जी से यूज़ कर लीजिए। सो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो खाली फील्ड्स की कर रहे हैं, ये टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, टेक्स्ट 4, ये दे आर ऑल ब्लैंक फील्ड्स। और इन ब्लैंक फील्ड्स को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं उसको हम देख रहे हैं। अभी हमने पहली फील्ड उठाई टेक्स्ट 1 और उसको हमने क्या क्लिक किया, रीनेम। हम उसको रीनेम कर रहे हैं कि हमारी ये फील्ड को रीनेम कर दें। और रीनेम जैसे ही हमने रीनेम क्लिक किया हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स खुल गया। इस डायलॉग बॉक्स में हमने यहाँ पे जो भी इसका नाम आप रखना चाहते हैं इस फील्ड का, वो फील्ड का नाम यहाँ पे रख दीजिए। जिस तरह हमने कह दिया पर्सन रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिबल मैनेजर और मैनेजर, जो इस एक्टिविटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पे है, हु इज अकाउंटेबल फॉर दिस स्पेसिफिक एक्टिविटी। आपने क्या किया, आपने उस फील्ड का नाम यहाँ पे शो कर दिया। स्टूडेंट्स यू विल प्रेस ओके, आप ओके क्लिक करेंगे और जैसे ही आप ये ओके क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा और आपको अपनी फील्ड का नाम इस जगह पे नजर आने लग जाएगा। स्टूडेंट जैसे ही आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने मेन डायलॉग को भी ओके कर देना। इसका मतलब है कि आपने एक फील्ड ऐड कर दी है। नाउ ये फील्ड माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के डेटाबेस में आ गई है। फ्रेंड्स क्या अब आप जब अपने टास्क के टेबल पे आएंगे, जो आपका मेन गैंट चार्ट व्यू है, तो क्या आपको ये फील्ड नजर आ रही होगी वहां पे? नो, अभी वो नजर नहीं आ रही होगी। अभी हमने जस्ट ये किया है कि इस फील्ड को डेटाबेस में ऐड किया है। हमने इस फील्ड को अभी तक अपने टेबल में व्यू नहीं करवाया, इंसर्ट कॉलम नहीं किया हमने। सो नेक्स्ट थिंग वुड बी कि आप इस कॉलम को इंसर्ट कीजिए। इंसर्ट कैसे करेंगे? जिस तरह से हम पहले से करते आ रहे हैं, या तो हम इंसर्ट कॉलम के ऑप्शन में चले जाएंगे या हम इस जगह पे राइट क्लिक कर देंगे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इंसर्ट कॉलम का। स्टूडेंट्स आप इंसर्ट कॉलम सेलेक्ट करेंगे। इंसर्ट कॉलम सेलेक्ट करते साथ ही जो आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ होगी वो ये होगा कि आप यहाँ पे टाइप करना शुरू करें अपने कॉलम का नाम।
तो आपने पर्सन PERS लिखा, उसने सॉर्ट करके आपको दिखा दिया कि यार ये आपका कॉलम है, क्या आप इसकी बात कर रहे हैं, आप एंटर कर देंगे, ये कॉलम ऐड हो जाएगा और इस कॉलम पे आप टेक्स्ट टाइप का कोई भी डाटा डाल सकते हैं, कोई भी डाटा रख सकते हैं, क्योंकि आपने फील्ड बनाई थी टेक्स्ट टाइप की। स्टूडेंट्स हम लोग ये चीज़ करके देख लेते हैं एंड देन हम लोग उसके बाद एडिंग इंडिकेटर्स कॉलम पे बात करते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा प्रोजेक्ट है जिस पे हम लोग स्टार्ट से काम कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं और जो चीज़ हम देख रहे थे वो चीज़ किस तरह से उसको हम कर सकते हैं। Students, now let's discuss which was the first thing we studied, that was communication with the Excel. आप ये देखिए कि मैं सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पे एक एक्टिविटी है, हम देखते हैं कौन सी एक्टिविटी का डाटा वहाँ से आ सकता है। ओके, वॉल्स का हम थोड़ी देर के लिए हम ये करते हैं, हम कहते हैं कि एक वॉल जो है वो बनने में 2 दिन लेती है। अब जितनी नंबर ऑफ वॉल्स बढ़ती जाएंगी यहाँ पे ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा और प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट आता जाएगा। सो हम ये करते हैं कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलते हैं। व्हेन आर आपके पास स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल गया। इस एक्सेल में हम सपोज कीजिए कि हमारे पास एक यहाँ पे ये शीट किसी और के पास यूज हो रही है, वो कुछ और काम कर रहा है इस पे, उसने यहाँ पे एक्टिविटी लिखी हुई है बिल्डिंग ऑफ वॉल्स, उसके पास कोई एक्टिविटी है और वो ये कहता है कि यूनिट क्या है, एक वॉल, और एक वॉल कितना टाइम लेती है, ड्यूरेशन, बल्कि इसको हम कह देते हैं यूनिट ड्यूरेशन। यूनिट ड्यूरेशन हमारा क्या आ जाता है कि एक को बनाने का कितना टाइम लगेगा, तो आपने कहा जी कि एक को बनाने का हमारा इतना टाइम लगेगा, और टोटल क्वांटिटी, टोटल कितनी वॉल्स हैं यहाँ पे आप कहीं लिख रहे हैं और आप कह रहे हैं टोटल ड्यूरेशन। सो स्टूडेंट्स ये चीज़ है कि हम लोगों का कुछ इस तरह से, ये शीट कोई भी शीट हो सकती है, उसमें कहीं भी कोई कैलकुलेशन हो सकती है। सपोज ये सिविल इंजीनियर के पास है और सिविल इंजीनियर कह रहा है यार कि एक वॉल यूनिट है, यूनिट का जो ड्यूरेशन है वो 2 दिन है और टोटल क्वांटिटी जो है वो 6 वॉल्स हैं, तो आपका ड्यूरेशन कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू दिस इनटू दिस, 12 दिन लगेंगे। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 10 वॉल्स हैं तो मेरे पास 20 दिन लगेंगे। सो जैसे जैसे कोई बंदा वॉल्स चेंज करता जाएगा ये ड्यूरेशन यहाँ चेंज होता चला जाएगा ना, मेरा एस्टीमेट उसकी बेस पे चल रहा है। सो मैं क्या करता हूं कि मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में डायरेक्ट लिंक कर देता हूं। स्टूडेंट्स मैं इसी एक्सेल फाइल को मैंने राइट क्लिक किया इस पर और कॉपी कर लिया। स्टूडेंट्स कॉपी करके अब देखिए मेरा सेल कॉपी हो गया ड्यूरेशन का, मैं इसको ले जाता हूँ अपने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट पे। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में मेरे पास जो वॉल्स बिल्डिंग का ड्यूरेशन आ रहा है, इस जगह पे मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड आई विल पेस्ट इट इन स्पेशल मैनर, पेस्ट स्पेशल। जैसे ही मैंने पेस्ट स्पेशल किया तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। मैंने आपको बताया था कि विच ऑप्शन यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम पेस्ट एंड पेस्ट लिंक। Yes, paste link, because now you are pasting link of that data over here. So you click paste link, and on paste link there are options: Microsoft Office Excel worksheet, picture bitmap, and one thing over here is text data. And this was what we discussed कि हम लोग text data select करेंगे और text data को paste करेंगे। सो स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि हमने टेक्स्ट डाटा को पेस्ट किया और ओके क्लिक कर दिया। स्टूडेंट्स मेरे पास अब देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन कितना आ गया है वॉल बिल्डिंग का, 20 मंथ्स। इट्स जस्ट बिकॉज कि मेरा जो बेसिक यहाँ पे सेट था इसका यूनिट
दैट वाज मंथ्स. सो सपोज कीजिए, लेट्स रिपीट इट अगेन. मैंने इसको 1 वीक किया. ओके, उसने मुझे कहा कि इंटायर लिंक रिमूव कर दूं. यस. अब मेरे पास जो ड्यूरेशन आ रहा है वो 1 वीक आ रहा है. नाउ अगेन मैं एक्सेल से इसको कॉपी करने की कोशिश करता हूं. कॉपी, और इधर आके आई विल जस्ट पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में पेस्ट लिंक एंड टेक्स्ट डाटा, द सेम प्रोसेस. ओके किया. अब आप देखिए कि जो मेरा बेसिक वो था वीक था, तो वीक आ गया. अगर मैं यहाँ पे कर दूं 20, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 1 डे कर दूं डिफॉल्ट में, लिंक रिमूव कर दूं, और अब अगर पेस्ट करूं पेस्ट स्पेशल टेक्स्ट डाटा, पेस्ट लिंक टेक्स्ट डाटा, ओके, अब मेरे पास 20 डेज आ गया. सो जो भी वहां चीज आ रही है वो यहाँ पे जो यूनिट जो सिलेक्टेड है ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है इस पे, उस यूनिट में आएगी, बट वो डाटा यहाँ पे आ गया. अब आप देखिए कि वॉल बिल्डिंग में 20 दिन लग रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट मेरे पास इस जगह पे देखिए शो हो रहा है. ये बार मेरी काफ़ी लंबी चली गई. ओके, मेरा इंजीनियर यहाँ आया, उसने कहा यार कि नक्शा थोड़ा मॉडिफाई हो गया घर का, इसलिए नंबर ऑफ वॉल्स जो है अब वो 12 हो गई हैं. जब 12 हुई तो दिन कितने लग जाएंगे? 24. जब आप माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में गए तो देखिए यहाँ पे 24 ऑटोमेटिकली आ चुका है ना. आप देखिए कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आपने एक चीज़ बनाई और आप उस पर काम कर रहे हैं, और जो सिविल इंजीनियर है उसकी अपनी कोई शीट है, वो उस पर काम कर रहा है. आप इसमें से ड्यूरेशन आपने कनेक्ट करवा दिया. तो अगर ये वॉल्स जो है 8 पे चली जाए तो आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली 16 दिन आ जाते हैं. यू कैन सी कि हाउ ब्यूटीफुल मैजिक इज दिस. कितना ब्यूटीफुल है यहाँ पे ये चीजें. सो अब देखिए, अगर मैं यहाँ से इस एक्टिविटी को लिंक करना चाहूँ वहाँ पे, सपोज अगर मैं इस एक्टिविटी को एक्सेल में लेके जाना चाहूँ इस ड्यूरेशन को, तो जस्ट मैं कॉपी करूँगा. आई विल कॉपी सेल, और व्हेन आई विल गो टू एक्सेल, सपोज कीजिए मैं यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ, आई विल जस्ट राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, एंड पेस्ट स्पेशल में पेस्ट लिंक, पेस्ट लिंक में टेक्स्ट डाटा हमने कहा था सिलेक्ट करेंगे. जैसे ही आप ये करते हैं तो ये देखिए कि आपके पास 1 डे यहाँ पे आ गया. सो अगर आप यहाँ पे इसको आई होप कि 2 डेज करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 2 डेज देखिए आ गया. सो हाउ ब्यूटीफुल इज दिस कि आपकी जो 2 डिफरेंट टीम्स 2 डिफरेंट जगहों पे काम कर रही हैं, दोनों फाइल्स सर्वर पे रिजाइडिंग है और वो आपस में इंटरलिंक्ड है. आपको डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है, हर चीज़ का इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली आपकी प्रोजेक्ट फाइल पे आ जाएगा. सो दिस इज वन ऑफ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट. स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी what we studied, the next topic, which was inserting the customized field on your task table. आपके टास्क टेबल में किस तरह से आप एक कस्टमाइज्ड फील्ड को ऐड कर सकते हैं, किस तरह से एक कस्टमाइज्ड फील्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरह से एक कस्टमाइज्ड फील्ड को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. आप देखिए, मुझे रिस्पॉन्सिबल मैनेजर के लिए एक फील्ड चाहिए. मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ एंड इंसर्ट कॉलम. रिस्पॉन्सिबल नहीं मिल रहा मुझे, ठीक हो गया. मुझे हो सकता है पर्सन रिस्पॉन्सिबल के नाम से हो, नहीं मिल रहा मुझे. सो आई एम नॉट गेटिंग दैट फील्ड, मुझे नहीं मिल रही फील्ड. सो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे फील्ड खुद इंसर्ट करनी पड़ेगी, मुझे फील्ड खुद ऐड करनी पड़ेगी. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं जस्ट सबसे पहले फॉर्मेट में मेरे पास कस्टम फील्ड का ऑप्शन, मैंने आपको बताया था कस्टम फील्ड का एक ऑप्शन होगा. कस्टम फील्ड को मैंने क्लिक किया. कस्टम फील्ड को मैंने क्लिक करता हूं स्टूडेंट्स, तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसको अभी पिछली स्लाइड्स में हम लोगों ने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था. स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं रिसोर्स और टास्क में सिलेक्शन कर सकता हूँ. सो मैंने कहा मेरा टास्क बेस्ड टेबल में बैठ के मैं काम कर रहा हूँ, तो टास्क बेस्ड मेरा ये जो फील्ड है दिस इज टास्क बेस्ड. और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कॉस्ट, डेट, ड्यूरेशन, फिनिश, फ्लैग कोई भी टाइप सिलेक्ट कर सकूँ.
सो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे क्या सेलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट, बिकॉज मैं जो डाटा शो करना चाह रहा हूँ, द नेम ऑफ द पर्सन, वो टेक्स्ट डाटा है। जैसे ही मैं यहाँ टेक्स्ट डाटा करता हूँ तो मेरे पास नीचे टेक्स्ट की बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं। अगर मैंने यहाँ नंबर किया होता तो ये देखिए मैं नंबर की फील्ड्स आ रही हैं। अगर मैं यहाँ टेक्स्ट करूँगा तो फील्ड्स टेक्स्ट की आएंगी। ये वैकेंट सेल्स हैं जो उसने में दिए हुए हैं कि आप इन लोकेशंस को अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने टेक्स्ट 1 को सेलेक्ट किया और टेक्स्ट 1 को सेलेक्ट करते साथ मैंने रीनेम का बटन देखिए मेरे पास आ रहा है, माउस का कर्सर जिस जगह पे है मैंने इसको क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैंने नाम टाइप करना शुरू किया, पर्सन रिस्पॉन्सिबल। सो मेरा जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका नाम मैंने यहाँ पे शो करवा दिया। ओके, देखिए जैसे मैंने ओके किया उसने पर्सन रिस्पॉन्सिबल वहाँ शो कर दिया और उसने कहा ठीक है जी आपकी फील्ड मैंने क्रिएट कर दी है। और ये टेक्स्ट टाइप डाटा रिटेन करने की कैपेबिलिटी रखती है। स्टूडेंट मैंने ओके किया लेकिन फील्ड में नजर नहीं आ रहा अभी भी। द रीजन इज दैट कि अभी मैंने फील्ड को जस्ट डाटाबेस में ऐड किया, फील्ड को मैंने अभी शो नहीं करवाया, अपने टेबल में शो नहीं करवाया। सो लेट्स सी हाउ विल शो। हमने जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक किया, इंसर्ट कॉलम, और इंसर्ट कॉलम में पर्सन, ये देखिए पर्सन रिस्पॉन्सिबल की फील्ड मेरे पास आ गई। क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक कॉलम आ गया पर्सन रिस्पॉन्सिबल का। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजर का रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्रोजेक्ट मैनेजर। इसका मैनेजर रिस्पॉन्सिबल कौन है, मिस्टर आदिल। इसका मैनेजर कौन है, हाँ सादिया। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, जुबारिया। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, कासिम। सो आप देखिए कि मैं बताता जा रहा हूं जस्ट। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, आबाद। सो आप देखिए मेरे पास फील्ड है, मैं लिख सकता हूं। इसी तरह से डिस्क्रिप्शन का फील्ड ऐड कर लूं, क्वांटिटीज का फील्ड ऐड कर लूं, प्रिकॉशंस का फील्ड ऐड कर लूं, रिस्क्स का फील्ड ऐड कर लूं, HSC रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो हेल्थ और सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबल होगा उसका नाम ऐड कर लूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरे प्रोजेक्ट में अब आपको ये फीचर सीखने से एक पूरी कैपेबिलिटी समझ आ गई कि आप अपनी मर्जी का डाटा अगर डालना चाहे कैसे डाल सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन डू थिंग्स, दिस इज हाउ यू कैन यूज इट। सो स्टूडेंट्स ये तो एक फीचर हो गया जो कि कॉलम ऐड करने का। इसी नंबर फील्ड अगर आप ऐड करेंगे तो उसमें आप क्वांटिटीज डाल सकेंगे, सिर्फ उसमें आप न्यूमेरिक वैल्यूज डाल सकेंगे। सो आई होप कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड है और आप उस पर ये चीज़ प्रैक्टिस करके एक दफ़ा अप्लाई करके देख लीजिए कि ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है। स्टूडेंट्स नाउ कमिंग बैक टू आवर स्लाइड्स, और हम लोग इस पे बात करते हैं कि व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज एडिंग इंडिकेटर्स कॉलम। स्टूडेंट्स नॉर्मली कहा जाता है कि पिक्चर्स आर बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। आप पिक्चर को देख के बहुत आसानी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि व्हाट आई वांट टू से। कलर्स आर वेरी इजीली डिफरेंशिएटेबल। आप बड़े आराम से दो कलर्स के द्वारा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ना शुरू कर दें। सो स्टूडेंट्स इस चीज़ को लिंक अप करते हैं जो हमने कस्टमाइज्ड फील्ड ऐड किया। सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं दैट मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि मेरी जो एक्टिविटीज़ की एस्टिमेशन हो रही है। मैं एक्टिविटीज़ की एस्टिमेट करने बैठा, मेरे पास जो एक्टिविटीज़ के नाम लिखे हुए थे, मैंने कहा यार कि एक्टिविटी है टेस्ट केसेस डेवलपमेंट।
टेस्ट केसेस डेवलपमेंट की एक्टिविटी आ गई। अब इसका कितना ड्यूरेशन होगा, माई सेल्फ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है, सो मैं बुलाता हूँ अपनी टीम के का एक बंदा जो कि इस एक्टिविटी पे काम कर रहा होगा। सपोज कीजिए मैं बुला लेता हूँ काशिफ को। मैं काशिफ से पूछता हूँ, मिस्टर काशिफ मुझे बताइए कि व्हाट ड्यूरेशन दिस एक्टिविटी इज गोइंग टू टेक ऑन द प्रोजेक्ट। ही टेल्स मी दैट इट विल टेक like 8 days. I say okay, I write down there 8. Now मैं दूसरा रिसोर्स बुलाता हूँ और दूसरे रिसोर्स को सपोज मैं कहता हूँ कि तैयबा आप बताइए मुझे कि हाउ मच ड्यूरेशन विल टेक। तैयबा मुझे कहती है कि नहीं 8 days बहुत ज़्यादा है, जितना एफिशिएंटली मैं काम करती हूँ मैं इसको 4 दिनों में एग्जीक्यूट कर लूँगी। एंड देन आई गो बैक टू अ लेजी रिसोर्स वसीम एंड आई आस्क हिम कि आप बताइए वसीम साहब कि कितना टाइम लगेगा। सर ये तो 16 दिन से पहले होता ही नहीं है। नाउ देयर इज अनसर्टेनिटी, या मुझे अनसर्टेनिटी मिल रही है मेरी एक्टिविटी की ड्यूरेशन के दरमियान। सो मैं ड्यूरेशन लिख लेता हूँ, चले मैं 10 दिन लिख देता हूँ यहाँ पे किसी कैलकुलेशन की बेस पे। बट मैं ये चाहता हूँ कि आगे इस एक्टिविटी के सामने मेरे पास ऑप्शन हो कि मैं रेड कलर में या येलो कलर में या ग्रीन कलर में शो कर सकूं कि मुझे कितना कॉन्फिडेंस है इस एस्टिमेट पे, हाउ मच आई एम कॉन्फिडेंट ऑन दिस एस्टिमेट। सो जब मुझे स्टूडेंट्स मिला ना, किसी ने मुझे मेरे एक जो रिसोर्स थे काशिफ, उन्होंने कहा 8 days। तैयबा उन्होंने कहा 4 days। वसीम उन्होंने कहा 16 days। नाउ एक्टिविटी मेरी है टेस्ट केस डेवलपमेंट। मैंने इसके सामने लिख दिया, चलो मैंने कोई फॉर्मूला लगाया और मैंने कहा चलो 10 days कर देते हैं। 10 days के बाद मेरे पास कहीं ऑप्शन होना चाहिए कि मैं कहूँ यार कि यहाँ पे अगर ग्रीन कलर होगा तो दैट मीन्स कि मुझे आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दिस एस्टिमेट। मेरे पास 3 एस्टिमेट अगर आ जाए, एक हो जाए ग्रीन, एक हो जाए ऑरेंज और एक हो जाए रेड। अगर मैं ग्रीन हो इसका मतलब ये होगा कि वेरी कॉन्फिडेंट, अगर ऑरेंज होगा तो पार्शियली कॉन्फिडेंट, और अगर रेड होगा तो नॉट कॉन्फिडेंट। सो एट द एंड ये प्लान मेरा हो चुका होगा और मैं उसके बाद बैठ के तसल्ली से रीडू कर सकता हूं वो एक्टिविटीज जिनको विच हैव गॉट अ फ्लैग रेड, जिनके साथ इंडिकेटर आ रहा है रेड कलर में। सो स्टूडेंट्स ये जो पर्पस है, इस पर्पस को मीट करने के लिए आई नीड सम सॉर्ट ऑफ कॉलम जो कि डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। सो द फील्ड or the column which represents the data in a graphical manner is called indicators column. I repeat, the field or column which represents the data in a graphical manner is called the indicators column. सिनेरियो सिर्फ ये सिनेरियो नहीं हो सकता, इसके अलावा बहुत सारे सिनेरियो और हो सकते हैं। सपोज मैं कहूं कि जिन एक्टिविटीज पे मेरा एक वीक रिसोर्स है जिसका नाम है शामिर। शामिर इज अ वीक रिसोर्स। शामिर एक वीक रिसोर्स है ना। वीक रिसोर्स जो मेरा, मैं कहता हूं कि जिन एक्टिविटीज पे मैंने ये रिसोर्स एलोकेट किया ना, उन एक्टिविटीज के आगे इंडिकेटर आ रहा हो रेड, ताकि जैसे ही मुझे बेहतर रिप्लेसमेंट मिले मैं उन तमाम एक्टिविटीज में जाऊं और वहां से जाके शामिर को रिप्लेस कर दूं। ये एक वजह हो सकती है इंडिकेटर कॉलम यूज करने की। देयर कुड बी मेनी रीजंस कि आप ग्राफिकल डाटा देखना चाहें, मेनी अदर रीजंस। जस्ट कोटेड फ्यू एग्जांपल्स टू यू। लेट्स सी हाउ वी डू इट। स्टूडेंट्स, इट सेज, अगर आप स्क्रीन देखिए तो मेरे पास उसी तरह से जिस तरह से मैंने फील्ड ऐड किया, जस्ट मैं कस्टम फील्ड ऐड करने में जाऊंगा। कस्टम फील्ड्स के ऊपर मेरे पास जो डाटा टाइप है वो टास्क, जो टेबल है वो टास्क का सिलेक्ट होगा, डाटा टाइप टेक्स्ट सेलेक्ट होगी,
सपोज हम कॉन्फिडेंस लेवल का ही कॉलम ऐड कर रहे हैं, मेरी जो टेक्स्ट फील्ड आ रही है उसमें मैं सिलेक्ट कर दूंगा कॉन्फिडेंस लेवल। मैंने कह दिया कि मैं इस कॉलम में कॉन्फिडेंस लेवल को शो करूंगा। मैंने रीनेम क्लिक किया और रीनेम क्लिक करके कॉन्फिडेंस लेवल सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने कॉन्फिडेंस लेवल क्रिएट कर लिया, द नेक्स्ट थिंग आई हैव गॉट, ये देखिए कस्टम एट्रीब्यूट्स का एक मेरे पास ग्रुप है कस्टम एट्रीब्यूट्स का। कस्टम एट्रीब्यूट्स में एक ऑप्शन है नन, एक ऑप्शन है लुकअप। नाउ देखिए मैं लुकअप का मतलब क्या होता है कि मुझे वहां पे ऑप्शंस मिल जाए, मुझे वहां कुछ ऑप्शन शो करे वो। जिस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल के केस में मैंने कहा था कि हाई कॉन्फिडेंस हो सकता है, मीडियम कॉन्फिडेंस हो सकता है और लो कॉन्फिडेंस हो सकता है। उस एक्टिविटी की ड्यूरेशन एस्टिमेट पे मुझे हाई कॉन्फिडेंस हो सकता है, मीडियम कॉन्फिडेंस हो सकता है और लो कॉन्फिडेंस हो सकता है। सो मैं कहता हूं चले मुझे एक लुकअप चाहिए इस कॉलम में जो कि हाई, मीडियम और लो 3 वैल्यूज शो करे। सो मेरे पास लुकअप क्रिएट करने के लिए एक लुकअप का बटन है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास स्टूडेंट्स ये फील्ड डिस्प्ले हो जाएगा। स्टूडेंट्स जैसे ही ये डायलॉग आता है, इस डायलॉग में मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे लो, मीडियम और हाई लिख सकूं। सो मैंने यहाँ पे लो, मीडियम और हाई लिख दिया। और लो, मीडियम और हाई में से अगर मैं किसी का सीक्वेंस चेंज करना चाहूँ तो मेरे पास सॉर्टिंग के लिए भी इस तरफ ऑप्शन मौजूद है कि मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ उसको। अगर मैंने मीडियम को ऊपर लेके जाना है या हाई को ऊपर लेके जाना है या फ्रीक्वेंटली चूजन जो ऑप्शन है वो उसको ऊपर लेके जाना है तो मैं इसको ऊपर लेके जा सकता हूँ। स्टूडेंट्स ये 3 ऑप्शन जब मैंने ऐड कर लिए, इन 3 ऑप्शन को ऐड करने के बाद आई विल क्लिक क्लोज हो जाएगा। 3 लुकअप मैंने क्रिएट कर लिए, 3 ऑप्शन क्रिएट कर लिए कि इस कॉलम में मैं किसी एक्टिविटी के अगेंस्ट इन तीनों में से कोई एक सिलेक्शन में कर सकता हूं। सो आफ्टर डूइंग दिस थिंग मैं क्या करता हूं कि मैं अपने इस डायलॉग बॉक्स में ग्राफिकल इंडिकेटर को क्लिक कर देता हूं कि अब जो मैंने लुकअप क्रिएट किया उसके अगेंस्ट मुझे ग्राफिकल इंडिकेटर चाहिए कि मैं उसके अगेंस्ट कोई कलर्स उसके साथ एसोसिएट करना चाहता हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये देखिए जैसे ही मैं यहां आया स्टूडेंट्स, यहां पे अगर आप देखिए तो मेरे पास एक फॉर्मूलाज का एरिया है जहां पे मैं कंपैरिजंस और फॉर्मूलाज लिख सकता हूं, रिलेशनशिप बना सकता हूं। स्टूडेंट्स आपने कहा कि अगर इस कॉलम में वैल्यू इक्वल टू हुई लो, इफ वैल्यू इक्वल्स, यहां पे आपने इक्वल सेलेक्ट किया, इफ सिलेक्टेड वैल्यू इक्वल्स टू लो तो मुझे क्या शो करो, ये रेड शो कर देना। अगर सिलेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू मीडियम तो मुझे ये शो कर देना, और अगर सिलेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू हाई तो मुझे ये शो कर देना। पहले आपने से बताया कि मुझे जो कॉलम चाहिए वो टेक्स्ट टाइप का चाहिए, फिर आपने से बताया इस कॉलम में मुझे ये 3 लुकअप शो करो, लो, मीडियम और हाई, और फिर आपने से बताया कि अगर लो सेलेक्ट करूं तो मुझे रेड शो करना, अगर मैं मीडियम सेलेक्ट करूं तो मुझे ब्लू शो करना, और अगर मैं तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करूं तो मुझे येलो शो कर देना। सो आपने रिलेशनशिप बना दिया। आपने रिलेशनशिप किस तरह बनाया, सबसे पहले आपने जो बताया कि टेक्स्ट कॉलम, ये लुकअप और ये इंडिकेटर, तीनों चीजें आपने उसको बता दी। तो स्टूडेंट्स जैसे ही आप ये करके चुकेंगे तो आपके पास नाउ व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप जो आपने परफॉर्म करना होगा, वो ये होगा कि आपने इंडिकेटर कॉलम को ऐड करना है, इंडिकेटर कॉलम को इंसर्ट करवाना है, इंडिकेटर कॉलम को शो करवाना है ऑन योर टेबल। तो आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप जस्ट यू विल क्लिक दिस
इंसर्ट कॉलम, और यहाँ पे आपके कॉलम का नाम क्या था, कॉन्फिडेंस। सो यू विल क्लिक, यू विल प्रेस CONF और ये सॉर्ट होकर ऊपर आ जाएगा और आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ आप जैसे जैसे आपको ये लुकअप में 3 वैल्यूज दिया करेगा, लो, मीडियम और हाई। जब भी आप क्लिक करेंगे आपको एक ड्रॉप डाउन देगा, ड्रॉप डाउन में 3 लुकअप देगा आपको, एक देगा लो, एक देगा मीडियम, एक देगा हाई। और लो, मीडियम, हाई में से आप जो सिलेक्ट करेंगे उसके अगेंस्ट ही आपको जो उसका रेलेवेंट कलर होगा, रेलेवेंट इंडिकेटर होगा, वो आपको शो कर देगा। सो स्टूडेंट, दिस इज हाउ योर ग्राफिकल कॉलम वर्क्स। लेट्स गो बैक टू आवर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एंड लेट्स ट्राई दिस थिंग कि ये करते किस तरह से हैं, करके देख लेते हैं, एक बार प्रैक्टिस हो जाए, सो दैट हमारी, आई होप दैट यू पीपल हैव गॉट योर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू और आप उसको ये चीजें अप्लाई करके देख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, let's do it and let's check how we can apply this thing. मैंने आपको एक चीज़ और भी बताना थी इस एनवायरनमेंट में, वो इसके बाद मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग कस्टम फील्ड को मैंने क्लिक किया। कस्टम फील्ड में टॉप पे हमने टास्क को सिलेक्ट करने दिया, यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। टैली फील्ड ऑलरेडी कंज्यूम्ड है रिस्पॉन्सिबल मैनेजर के लिए, दूसरी फील्ड हम सेलेक्ट कर लेते हैं बिकॉज इट इज वैकेंट। व्हेन यू विल सेलेक्ट द सेकंड फील्ड, तो आप इसको रीनेम करेंगे, आप इसको कह देते हैं कॉन्फिडेंस ऑन एस्टीमेट, कि आपकी जो एस्टीमेट है उस पर कितना कॉन्फिडेंस है आपको। ओके, ये आपका फील्ड आ गया। इस फील्ड में अब आपने लुकअप एंटर करना है कि वो क्या हो सकता है। आप लुकअप पे आए और लुकअप पे आपने वैल्यूज ऐड करना शुरू कर दी। आपने क्या किया, आपने कहा कि मुझे हो सकता है एस्टीमेट कुड बी हाई, कॉन्फिडेंस हो सकता है मेरा इस पे मीडियम और लो। स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो स्पेल्स आप यहाँ पे लिखें और जो जिस तरह से कैपिटल और स्मॉल में आप यहाँ पे लिखें, कैप्स लॉक वगैरह को मद्देनजर रखते हुए, ये वैल्यूज़ ही आपने फार्मूला में एंटर करनी है, इसलिए इनको थोड़ा सा मद्देनजर रखना है आपने। सो हाई, मीडियम और लो हमने यहाँ एंटर कर दिया। एंटर करके वी विल क्लोज दिस डायलॉग बॉक्स। जैसे ये डायलॉग क्लोज हुआ, द नेक्स्ट थिंग इज कि मैं इसका ग्राफिकल इंडिकेटर ऐड करूं। तो मैंने ग्राफिकल इंडिकेटर पे क्लिक किया और मैंने कहा कि अगर वैल्यू इक्वल्स टू व्हाट, हाई हो, तो इमेज क्या शो करना, हाई के सिनेरियो में सपोज मैं इसको कह देता हूं कि मुझे ये ग्रीन शो कर दीजिएगा। देन इक्वल्स मीडियम के केस में मुझे क्या शो करना, ऑरेंज शो कर देना। एंड देन इक्वल्स रेड, हाई, मीडियम और लो। अगर वैल्यू लो की इक्वल हो तो आप मुझे शो कर देना रेड। ना आप बेसिकली सिखा रहे हैं, आप अपनी फील्ड को सिखा रहे हैं, आप उसे इंटेलिजेंस दे रहे हैं कि ये काम आपने करना है। तो जैसे ही आपने ये कर लिया, यू क्लिक ओके, आपकी फील्ड ऐड हो चुकी। ओके कर देंगे आप। इस जगह पे हम लोग ये कॉलम इंसर्ट करके देख लेते हैं। इंसर्ट कॉलम, इट वाज कॉन्फिडेंस ऑन एस्टीमेट। ये देखिए मेरे पास ये कॉलम आ गया। इस कॉलम में मेरे पास जब मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास 3 वैल्यूज आती हैं। स्टूडेंट्स, मैं अगर हाई सेलेक्ट करूं तो देखिए मुझे उसने हाई के अगेंस्ट कलर दिखा दिया। मीडियम सेलेक्ट करूं तो मीडियम के अगेंस्ट कलर दिखा दिया, और अगर लो सेलेक्ट करूं तो लो के अगेंस्ट कलर दिखा दिया। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास इस तरह की बहुत सारी वैल्यूज यहाँ पे दी हुई हों और मेरी 200 एक्टिविटीज़ का प्लान हो, तो मैं जैसे जैसे एक बार स्क्रॉल कर देखूंगा कि जहाँ जहाँ रेड है, मैं उसको फौरन आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मेरी ये एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट हैं और इनको मैं यूज़ कर सकूँ। आई होप कि इस चीज़ की आपको पर्पस क्लियर हो गया
इस चीज़ को अपने बहुत ज़्यादा नज़र रखना है। बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसे होता है कि लोगों को बता दिया जाता है और वो इस चीज़ को इस तरह ले लेते हैं कि इसका पर्पज़ ही सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल के लिए यूज़ होता है। नहीं, इंडिकेटर कॉलम्स में कोई भी डाटा अगर आप कलर्स या शेप्स की फॉर्म में शो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कोई भी डाटा अगर कलर्स या शेप की फॉर्म में शो करना हो तो यूज इंडिकेटर्स कॉलम। कॉन्फिडेंस लेवल एक एग्जांपल है, इसमें और भी बहुत कुछ आ सकता है, बट कॉन्फिडेंस लेवल इज एन एग्जांपल। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास दिस इज द वे हाउ वी कैन ऐड द इंडिकेटर्स कॉलम। एक चीज़ जो मैंने आपसे बात की थी कि लेजेंड वाली शुरू में, उसको देख लेते हैं। फॉर्मेट में बार स्टाइल्स पर चले जाएं तो ये देखिए कि आपके पास जितनी बार यहाँ पे आ रही हैं, जितनी टाइप ऑफ बार शो हो रही हैं, आपकी जो प्रिंटिंग पेज होता है उसके नीचे, उसके बॉटम में काफ़ी सारी जगह ये लेजेंड घेर जाता है, ये लेजेंड कवर अप कर जाता है। सो अगर आपने कोई ऐसी फील्ड है, कोई ऐसी लाइन है जो कि आपने यूज़ ही नहीं की और आप उसको चाहते हैं कि ये लेजेंड में नज़र ना आए ऑन द बॉटम, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जस्ट ये करेंगे, उस लाइन के स्टार्ट में जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और एक स्टेरिक लगा दीजिए, एंटर। स्टूडेंट, जब आप स्टेरिक लगा देंगे तो उसके बाद वो स्पेसिफिक जो आपका टाइप ऑफ बार है उसके अगेंस्ट लेजेंड शो नहीं होगा। इस तरह से आप जितनी वो बार्स हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे उनको स्टेरिक कर दीजिए, तो आपका लेजेंड छोटा रह जाएगा और आपको प्रिंटिंग स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी जिसमें आप अपनी मर्जी का डाटा शो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जिनको आप करना चाहें आप उसके अगेंस्ट स्टेरिक लगा सकते हैं। आप ये देखिए कि ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट रोल्ड अप टास्क और स्प्लिट अप टास्क इन सब के अगेंस्ट लगा हुआ है स्टेरिक। इसका मतलब ये है कि ये तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं ये आपके लेजेंड में शो नहीं होंगी, मगर टास्क, स्प्लिट, माइलस्टोन ये शो हो रही हैं आपको, ये एक्टिविटीज़ आपको शो होंगी लेजेंड में। सो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा देख लिया और लेट्स गो बैक टू आवर स्लाइड्स। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। लेट्स रिवाइज कि हम लोगों ने जो आज चीज़ें डिस्कस की वो क्या थी। स्टूडेंट्स, आज हमने सबसे पहले जो चीज़ देखी वो थी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस तरह से हैंडशेक करते हैं आपस में, और उसमें हम लोगों ने देखा कि क्या सिनेरियो हो सकता है जिस सिनेरियो में आपको एक्सेल से ड्यूरेशन या कोई भी वैल्यू उठानी पड़ सकती है। हमने एक एग्जाम्पल सिनेरियो क्रिएट किया, उस एग्जाम्पल सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करके और वहाँ से हमने देखा कि जब लिंकिंग हमने की, हमने कॉपी किया, यहाँ पे आए, पेस्ट स्पेशल किया, पेस्ट लिंक सेलेक्ट किया, टेक्स्ट डाटा सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, तो यहाँ पे जो वैल्यू थी वो वैल्यू इनफैक्ट लिंक हो गई आपके उस डाटा के साथ जो कि एक्सेल में पड़ा था। ना जब एक्सेल का डाटा चेंज होगा तब ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में डाटा चेंज होता जाएगा, प्रोवाइडेड के बोथ फाइल्स आर एट द सेम लोकेशंस। स्टूडेंट्स, उसके बाद जब हमने ये देख लिया तो फिर हमने कस्टमाइज्ड फील्ड ऐड करने पे बात की कि हम लोग कस्टम फील्ड कैसे ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने कस्टम फील्ड जो हमने ऐड की उसमें हम लोगों ने ये देखा कि यार अगर हम रिस्पॉन्सिबल मैनेजर डालना चाहें या कोई और डाटा, कोई क्वांटिटीज़ डालना चाहें, कोई डाटा शो करना चाहें, डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें, रिमार्क्स लिखना चाहें, रिस्क लिखना चाहें, वो हम किस तरह से शो कर सकते हैं इसमें अपना जो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट है उसके लिए कैसे कॉलम क्रिएट किया जा सकता है। और उसमें हम लोगों ने कॉलम क्रिएट किया और उस कॉलम के को क्रिएट करने का तरीका देखा, उसको इंसर्ट करने का तरीका देखा, उसको यूज़ करके देखा, उसकी टाइप्स देखी कितनी टाइप्स हो सकती हैं। देन स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट हम लोगों ने इंडिकेटर कॉलम पे बड़ी डिटेल से बात की और हम लोगों ने देखा कि वो क्या सिनेरियोज हो सकते हैं जिन सिनेरियो में हमें ज़रूरत पड़े इंडिकेटर कॉलम ऐड करने की। इंडिकेटर कॉलम ऐड करने का जब प्रोसेस हम देख रहे थे तो हमने कहा कि फॉर्मेट में कस्टम फील्ड पे आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में हम लोग क्या करते हैं
कि इस डायलॉग बॉक्स में हम लोगों ने सबसे पहले फील्ड का नाम रीनेम किया। फील्ड का नाम रीनेम करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम लोगों ने करके देखी वो ये थी कि हम लोग एक लुकअप क्रिएट करते थे। उस लुकअप में वो तमाम ऑप्शंस हमने डाल दिए जो कि जब हम उस कॉलम को क्लिक करें तो हमारे पास शो हो जाने चाहिए। वो लो मीडियम हाई का एग्जांपल हमने लिया और हमने वो डाल दिया। देन स्टूडेंट्स हम लोग नीचे ग्राफिकल इंडिकेटर था एक ऑप्शन हमारे पास, वहां पे हमने क्लिक किया और हमने जाके ग्राफिकल इंडिकेटर एसोसिएट कर दिए विद आवर एवरी सिलेक्टेड वैल्यू जो कि हमने लुकअप में प्रोवाइड की थी। स्टूडेंट्स जब हमने ये करके ओके किया और हम वापस अपनी टास्क टेबल पे आए और हमने वो जो कॉलम था हमारा इंडिकेटर्स का उसको इंसर्ट करवाया, तो हमने देखा कि जैसे ही हम कॉलम के किसी एक सेल को क्लिक करते हैं तो हमारे पास लुकअप शो हो जाता है। उस लुकअप को क्लिक करके जो ही हम सेलेक्ट करेंगे उसके जो रिस्पेक्टिव ग्राफिक्स हमने सेलेक्ट किए हुए थे वो ग्राफिक्स उस सेल में शो होना शुरू हो जाते थे। सो दिस वाज द पर्पस ऑफ इंडिकेटर्स कॉलम। और हमने यहाँ पे डेफिनेशन ये देखी थी, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट योर ग्राफिकल डाटा इन एनी कॉलम then you will use indicators column feature of Microsoft project. Students, that was all included in today's lecture, and I hope that you people have got your Microsoft project installed and intact at your systems, and you will apply all these things once you are done with this lecture. So let's meet in our next lecture and discuss other things included. Thank you. Allah Hafiz.